हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल चंद्रनंदास फार्मेसी। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी चैप्टर का, उसमें मैंने आपको एनाटॉमी के बारे में, फिजियोलॉजी के बारे में और उनके स्कोप क्या है उसके बारे में आपको बताया था। और साथ ही साथ मैंने आपको सेल के बारे में भी बताया था कि सेल क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, ठीक है, उसके फंक्शंस क्या हैं और उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो आज हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे कि सेलुलर ऑर्गन्स, मतलब सेल के अंदर जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। उनके बारे में जानेंगे कि क्या है, ठीक है, उनके फंक्शंस क्या है, ठीक है। तो आप लोग समझते जाइएगा, ठीक है, और मेरे को बताते भी जाइएगा कि क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। जिससे मुझे भी आइडिया हो जाएगा कि आप लोग को अच्छे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैं आपको और अच्छे समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बाकी इस चैप्टर से जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आज मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको प्रोवाइड करा दूँगा, तो आप वहाँ जाके देख लेना उसको, ठीक है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसमें मैंने आपको एनाटॉमी क्या है इसके बारे में बता दिया था, फिजियोलॉजी क्या है इसके बारे में भी बता दिया था, और इनके स्कोप क्या हैं, ठीक, ये भी मैंने आपको बता दिया था, समझा दिया था, ठीक है। साथ ही साथ मैंने आपको सेल के बारे में बताया था कि सेल क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, उसके फंक्शंस क्या हैं और सेल का स्ट्रक्चर, ठीक है। आज हम बात करेंगे कि सेलुलर ऑर्गन्स, जो सेल के अंदर ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम सेलुलर ऑर्गन्स बोलते हैं या सेलुलर ऑर्गेनल्स बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम सेलुलर ऑर्गेनल्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा सेल मेम्ब्रेन, ठीक। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सोम्स भी बोलते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज ना हुए जब आपको क्वेश्चंस आए, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में ज़्यादातर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना पूछ के माइक्रोसोम्स के नेम से पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आप कंफ्यूज ना हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अदर नेम माइक्रोसोम ही है, ठीक है। बाकी एक और है लाइसोसोम, ठीक। तो आज बेसिकली हम इन सेलुलर ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी, माइक्रोसोम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या लाइसोसोम, ठीक है। नॉर्मली हम इनके बारे में आज पढ़ेंगे, यही सेलुलर ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। ओके, तो हम मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन क्या एक झिल्ली है जो कवर और प्रोटेक्ट करती है किसको, सेल को, और साइटोप्लाज्म को सराउंड करके रखती है, मतलब साइटोप्लाज्म जो सेलुलर फ्लूइड होता है उसको बाहर नहीं जाने देती, उसको कवर करके रखती है, ठीक है। इट एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द सेल, मतलब ये एक अवरोधक की तरह काम करती है सेल की अंदरूनी और बाहरी सतह के लिए, ठीक है। द सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, मतलब जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो पारगम्य झिल्ली की तरह काम करती है, पारगम्य झिल्ली होती है, ठीक है। द सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड मिनरल, मतलब जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और मिनरल से मिलकर बनी होती है, ठीक है। समझ में आया? ओके, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। अब हम उसके फंक्शंस पढ़ेंगे कि सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो पहला जो फंक्शन है वो है इट कवर्स एंड प्रोटेक्ट्स द सेल एंड ऑर्गेनल्स, ये मैंने आपको पहले बताया कि ये जो होता है सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेल को कवर करके रखती है और प्रोटेक्ट करके रखती है, साथ ही साथ जो सेलुलर ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है, सेलुलर ऑर्गन्स जो होते हैं उनको भी कवर करके रखती है, उन्हें प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है इट गिव्स शेप टू द सेल, मतलब एक सेल को आकार प्रदान करती है, ठीक है। जैसे हम एक पॉलिथीन के अंदर मिट्टी वगैरह भर लें, ठीक है, मिट्टी भर लें या कोई भी ऐसा ठोस पदार्थ भर लें, फिर उसके बाद उस पॉलिथीन को बहुत टाइटली पैक कर दें या क्लोज कर दें, ठीक है, तो वो जो मिट्टी होती है तो वो एक शेप ले लेती है, ठीक है। तो जो पॉलिथीन है, पॉलिथीन क्या है, एक एज अ सेल मेम्ब्रेन वर्क करती है उस मिट्टी के लिए, तो वैसे ही यहाँ पे क्या है कि सेल के लिए सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, एक शेप प्रोवाइड कराती है, उसको एक आकार प्रोवाइड करवाती है, ठीक है।
इट इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन क्या, सेल मेम्ब्रेन जो होती है मॉलिक्यूल्स मतलब कणों के अंदर और बाहर जाने की जो प्रोसेस होती है, मतलब सेल के अंदर कोई किसी कण का आना, मॉलिक्यूल्स का आना या बाहर जाना, तो उसमें भी सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो हेल्पफुल होती है। ठीक है, इट फॉर्म्स बाउंड्रीज टू द साइटोप्लाज्म। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो साइटोप्लाज्म होती है उसके लिए सेल मेम्ब्रेन एक बाउंड्री क्रिएट कर देती है। बाउंड्री का मतलब होता है एक सीमा बना देती है, जिससे जो साइटोप्लाज्म होता है, जो सेलुलर फ्लूइड होता है, वो सेल से बाहर नहीं जा पाता है। ठीक इट हेल्प्स इन इंट्रासेलुलर एडिशन एंड कम्युनिकेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल के अंदरूनी साइड, मतलब कोशिका के अंदरूनी साइड जुड़ाव बना के रखती है एक, और कम्युनिकेशन मतलब एक संचार बना के, एक संपर्क बना के रखती है सारे सेलुलर ऑर्गन से और अदर सेल से भी। ठीक है, इट एक्ट्स एज अ फिजियोलॉजिकल सीप। इसका मतलब ये हो गया, सीप का मतलब होता है छलनी। ठीक है, छानने वाली छलनी जो होती है उसको सीप बोलते हैं। तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो एक सीप की मतलब छलनी की तरह काम करती है। मतलब ये होता है कि कोई भी अगर हार्मफुल सब्सटेंस है सेल के अंदर, हार्मफुल मतलब कोई भी हार्मफुल पदार्थ है सेल के अंदर, तो वो इसके थ्रू छन के बाहर चला जाता है, या सेल जो होती है वो अपने आप ही इसको बाहर कर देती है। मतलब सेल मेम्ब्रेन जो होती है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू वो चीज़ बाहर चली जाती है, हार्मफुल जो सब्सटेंस होते हैं सेल के अंदर। ठीक है, हार्मफुल सब्सटेंस या कोई भी ऐसी हार्मफुल चीज़ जो सेल के अंदर प्रेजेंट होती है वो इस सीप के थ्रू बाहर चली जाती है छन के। ठीक है, तो ये एक सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो एक छल्ली की तरह भी वर्क करती है। ठीक है, बात करेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। तो जो साइटोप्लाज्म वर्ड होता है, द साइटोप्लाज्म वर्ड इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। साइटो मीन्स सेल्स, प्लाज्म मीन्स फ्लूइड। मतलब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि साइटोप्लाज्म जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है साइटो जिसका मतलब होता है सेल, और दूसरा होता है प्लाज्म जिसका मतलब होता है फ्लूइड। ठीक है, तरल, फ्लूइड को बोलते हैं हिंदी में तरल। ठीक है, तरल पदार्थ। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है साइटो जिसका मतलब है सेल, और दूसरा है प्लाज्म जिसका मतलब है फ्लूइड। ठीक है, साइटोप्लाज्म इज जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक जेली लाइक फ्लूइड होता है, जेली लाइक पदार्थ होता है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है या सेल मेम्ब्रेन के अंदर भरा होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट 80% वाटर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। इट मीन साइटोप्लाज्म इज लिटिल विस्कस। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 80% वाटर जो होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, जिससे साइटोप्लाज्म जो होता है वो मतलब इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि साइटोप्लाज्म जो होता है वो हल्का सा गाढ़ा होता है। विस्कस का मतलब है यहाँ पे चिपचिपा या गाढ़ा। ठीक है, हल्का सा गाढ़ा होता है। ठीक, ऑर्गेनल्स आर फ्लोट इन साइटोप्लाज्म पार्ट। मतलब मैंने बताया था सेलुलर ऑर्गेनल्स जो हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, ठीक है, सेंट्रियोल हो गया। ठीक है, ऐसे जो साइटोप्लाज्म ऑर्गेनल्स है वो हमारे साइटोप्लाज्म पार्ट के अंदर या साइटोप्लाज्म फ्लूइड में फ्लोट, मतलब फ्लोट का मतलब होते हैं तैरना, के ये तैरते हुए नजर आते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सॉल्ट, वाटर एंड प्रोटीन। साइटोप्लाज्म जो होता है, साइटोप्लाज्म फ्लूइड जो होता है, ठीक है, या सेलुलर फ्लूइड जो होता है वो सॉल्ट, वाटर और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। मतलब नमक, पानी और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म के फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो पहला इसका फंक्शन है कि इन मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है उपापचय। ठीक है, तो ये उपापचय की क्रियाओं में भी साइटोप्लाज्म का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, हेल्पफुल होता है। स्टोरेज हाउस ऑफ बायोकेमिकल्स। बायोकेमिकल्स का जो भंडार घर या स्टोरेज हाउस को भंडार घर बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो स्टोरेज हाउस ऑफ बायोकेमिकल्स जो होते हैं उनका स्टोरेज हाउस होता है साइटोप्लाज्म। मोस्ट टाइप ऑफ प्रोटीन्स आर सिंथेसिस इन साइटोप्लाज्म। मतलब ज़्यादातर जो प्रोटीन होती हैं उनकी जो रचना होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है। मतलब संश्लेषण या संश्लेषण बोलते हैं सिंथेसिस को। ठीक है, या इसका रचना भी बोलते हैं। तो लगभग ज़्यादातर जो प्रोटीन होती हैं वो उनका जो रचना होती है, संश्लेषण होता है, वो साइटोप्लाज्म के द्वारा होता है। ठीक है, या साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया यूकेरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, सिर्फ यूकेरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं हो सकता। इट इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। मतलब इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी सेल को ऊर्जा मतलब एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। इसकी जो खोज की थी वो कॉलिकर ने की थी, कब? 1880 में। और इसका जो नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया वो बेंडा नामक साइंटिस्ट ने दिया था, कब? 1897 में। ठीक है, एक ह्यूमन सेल जो है वो लगभग 100 से 1000 माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं एक सेल के अंदर।
और एक माइटोकॉन्ड्रिया का साइज जो होता है वो 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर 2 माइक्रोमीटर तक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो 2 लेयर से मिलकर बना होता है। पहला एक्सटर्नल लेयर मतलब बाहरी सतह, तो वो बाहरी सतह जो होती है वो नरम होती है और समतल होती है। और इंटरनल जो लेयर होती है उसमें तीन चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर मतलब जो उंगलियों की तरह जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इंटरनल लेयर मतलब अंदरूनी सतह के अंदर। तो जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम जिस्टिया बोलते हैं। जो बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम ऑक्सीसोम बोलते हैं। और जो फ्लूइड भरा होता है मतलब जो तरल भरा होता है अंदरूनी सतह में, उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। अब हम उसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का कैसा होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर होता है, आप लोग देखें। ठीक है, और मैं आपको बताता चलूँगा कि क्या आपको कौन सा पार्ट क्या है, क्या नेम है उसका। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इंटरनल और एक्सटर्नल के बारे में, लेयर के बारे में आपको देख रहे हो कि इंटरनल लेयर क्या है, एक्सटर्नल लेयर क्या है। ये वाली जो लेयर है, ये वाली जो अंदर अंदरूनी जो लेयर है, इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल लेयर। ठीक, ये इंटरनल लेयर है। बाकी ये वाली जो लेयर है ये एक्सटर्नल लेयर है। एक्सटर्नल लेयर कैसी थी, सॉफ्ट एंड प्लेन। ठीक है, और इंटरनल लेयर के अंदर मैंने आपको तीन चीज़ें बताई थी कि क्या क्या प्रेजेंट रहती हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये 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 जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इनको हम क्या बोलते हैं, जिस्टिया। ठीक, जिस्टिया। ठीक है, और जो बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर है, बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर उनको हम क्या बोलते हैं, ये जो बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर है ये, ठीक, इनको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीसोम। ठीक है, ऑक्सीसोम बोलेंगे। और जो इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ था, ठीक है, जो फ्लूइड भरा हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो ब्लू 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 पॉइंट जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स। ठीक, तो इसके अंदर ये फ्लूइड भरा हुआ है, ब्लू 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 आप जो डॉट देख रहे हो, इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा दो चीज़ें और हैं, ये जो है ये आप ब्लैक ब्लैक जो दो चीज़ें देख रहे हो, एक ये, इनको हम बोलते हैं राइबोसोम्स। ठीक, और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये डीएनए स्ट्रक्चर टाइप लग रहा है, तो इसको हम डीएनए ही बोलते हैं, ये डीएनए ही है। ठीक है, तो बेसिकली ये माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ पार्ट्स होते हैं या कुछ और हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत इजी सा डायग्राम है। ठीक है, तो ये वाली जो लेयर है, ये वाली ये इंटरनल लेयर है, ये जो वाली लेयर है ये एक्सटर्नल लेयर मतलब बाहर की सतह है, बाहरी सतह है। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है उनको हम जिस्टिया बोलते हैं। जो बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर हैं ये बर्ड्स वाले, तो इनको हम ऑक्सीसोम बोलते हैं। बाकी जो इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। ये वाले जो पार्ट्स हैं, ये जो जो दो चीज़ें आप देख रहे हो ब्लैक ब्लैक स्पॉट, इनको हम राइबोसोम्स बोलते हैं। बाकी जो डीएनए है ये भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो ऊर्जा बनाता है और सेल को ऊर्जा। ये इसके फंक्शंस के माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, तो पहला इसका पॉइंट है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। जैसे कि मैंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करवाता है सेल को। ठीक है, तो इसका फर्स्ट जो फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, मतलब जो ऊर्जा का प्रोडक्शन मतलब ऊर्जा बनाती है ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो ऊर्जा बनाता है और सेल को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है ब्रेक डाउन एंड सिंथेसिस ऑफ द एनर्जी, मतलब जो ऊर्जा होती है उसको जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको तोड़ता है और सिंथेसिस मतलब बनाता भी है, रचना भी करता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है मेंटेन कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन, जो कैल्शियम आयन होती हैं, ठीक है, उसको उसकी जो एकाग्रता होती है उसको भी मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो 3 पॉइंट है, पहला प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी का प्रोडक्शन मतलब एनर्जी बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरा पॉइंट है ब्रेक डाउन एंड सिंथेसिस ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी का जो ब्रेक डाउन होता है मतलब तोड़ता है एनर्जी को और बनाता भी है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है मेंटेन कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन, मतलब जो
कैल्शियम आयन की जो एकाग्रता होती है, कंसंट्रेशन होती है, उसको भी मेंटेन करके रखता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे गोल्गी बॉडी के बारे में। गोल्गी बॉडी या गोल्जी बॉडी जो भी आप लोग बुलाते हो इसको, ठीक है। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है गोल्गी बॉडी इज लोकेटेड नियर टू द न्यूक्लियस। मतलब जो गोल्जी बॉडी या गोल्गी बॉडी जो होती है वो न्यूक्लियस के पास में मौजूद होता है, ठीक है। इज लोकेटेड नियर टू द न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट होता है ये। गोल्गी बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ठीक है। गोल्गी बॉडी जो होता है वो जिम्मेदार होता है किस चीज़ के लिए? ट्रांसपोर्टिंग, मतलब ट्रांसपोर्टिंग, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड। मतलब गोल्गी बॉडी जो होता है वो प्रोटीन और लिपिड के ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है, मतलब एक जगह से दूसरी ले जाने में, और संशोधन में, मॉडिफिकेशन का मतलब होता है परिवर्तन या संशोधन में, और पैकेजिंग मतलब पैक करना, ठीक है। प्रोटीन और लिपिड को जो पैकेजिंग होती है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है गोल्गी बॉडी, ठीक है। इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो भी सेलुलर ऑर्गेनल्स होंगे वो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। तो गोल्गी बॉडी जो होता है, गोल्गी बॉडी या गोल्गी बॉडी, वो भी सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही प्रेजेंट होता है। गोल्गी बॉडी वॉज डिस्कवर्ड बाय इटालियन साइंटिस्ट सी गोल्जी इन 1897 एंड नेम्ड बाय हिमसेल्फ इन 1898। मतलब गोल्गी बॉडी है वो एक इटालियन साइंटिस्ट सी गोल्गी नामक एक इटालियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। और कब की थी? 1897 में। और खुद ही इन्होंने इसका नाम रखा था गोल्गी बॉडी, कब? 1898 में, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, अब हम देखेंगे कि गोल्गी बॉडी या गोल्गी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये है गोल्गी बॉडी का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो भी चीज़ आप देख रहे हो ये ऐसे ऐसे, ठीक है, ये जो शेप्स हैं इनको हम सिस्टरने बोलते हैं, सिस्टरने, CISTERNE, सिस्टरने। और इन सिस्टरने के बीच में जो स्पेस रहता है उनको हम बोलते हैं इंटरसिस्टर्नल स्पेस, ठीक है। इन सिस्टर्नल्स के बीच का जो स्पेस है ये इनको हम इंटरसिस्टर्नल स्पेस कहते हैं, ठीक है। सिस्टर्ना के ऊपर एक मेम्ब्रेन चढ़ी होती है तो उसको हम सिस्टर्नल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। ये वाले जो 2 पॉइंट्स आप देख रहे हो ये वाले, ठीक है, ये दोनों, इनको हम सैक्यूल्स बोलते हैं, सैक्यूल्स, ठीक है, सैक्यूल्स। ये इधर आप जो देख रहे हो सर्किल सर्किल से, ठीक है, छोटे छोटे गोले टाइप के हैं, इनको हम ट्रांजिशन वेसिकल्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो सबसे ऊपर इधर कोने में कॉर्नर में आप जो देख रहे हो उसको हम सेक्रेटरी वेसिकल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये गोल्गी बॉडी का या गोल्गी बॉडी का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि गोल्गी बॉडी या गोल्गी बॉडी के फंक्शंस क्या होते हैं। तो बेसिकली गोल्गी बॉडी या गोल्गी बॉडी के 2 फंक्शंस होते हैं। तो पहला होता है इट इज़ हेल्पफुल इन पैकेजिंग एंड सीक्रेशन ऑफ प्रोटीन। इसका मतलब ये होगा कि गोल्गी बॉडी या गोल्गी बॉडी जो होता है वो हेल्पफुल होता है किसमें? प्रोटीन की पैकेजिंग और सीक्रेशन। सीक्रेशन का मतलब होता है स्राव, ठीक है, ठीक। और दूसरा इसका फंक्शन है इट इज़ हेल्पफुल इन सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मतलब गोल्गी बॉडी जो होता है वो हेल्पफुल होता है कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस में, मतलब कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण में, ठीक है। सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण। अब हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसका दूसरा नाम है माइक्रोसोम। तो आप लोग कंफ्यूज ना हुआ करें कि माइक्रोसोम क्या है। क्वेश्चंस में ज़्यादातर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना पूछ के माइक्रोसोम नेम से पूछ लेते हैं इस क्वेश्चन को, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करते हैं। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय पॉटर नामक एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की थी। अल्ट्रा स्ट्रक्चर इज गिवन बाय पॉटर, क्लाउडे एंड फिलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या माइक्रोसोम का जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर था वो 3 साइंटिस्टों ने मिलकर दिया था। पहले थे पॉटर, दूसरा क्लाउडे एंड तीसरे फुलम, ठीक है। 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने मिलकर इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर दिया था। माइक्रोसोम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या है? एक सेलुलर ऑर्गेनल है। तो सिर्फ ये एक यूकैरियोटिक सेल में ही पाया जा सकता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं? ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ट्यूब लाइक मतलब नली टाइप स्ट्रक्चर होते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। ट्यूब लाइक इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं। मतलब ट्यूब लाइक मतलब नली या पाइप जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इट इज़ फिल्ड विद फ्लूइड, मतलब जो
ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक तरल पदार्थ से भरे होते हैं, मतलब एक तरल से भरे होते हैं, ठीक है। मोस्ट पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या माइक्रोसोम इज कवर्ड बाय साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर भाग जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या माइक्रोसोम का वो कवर्ड होता है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स से, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स ये एक टाइप का फ्लूइड होता है जिससे ज़्यादातर जो पार्ट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का या माइक्रोसोम का वो कवर्ड रहता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप का होता है, ठीक है। तो बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दो टाइप का होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए रफ होता है, इट सीम्स रफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस, मतलब कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसीलिए रफ होता है क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे, मतलब बाहरी सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसका जो नेम है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रखा गया है, ठीक है। राइबोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन अ सेल। राइबोसोम्स जो होते हैं वो भैया जिम्मेदार होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, मतलब प्रोटीन की रचना करने के लिए राइबोसोम्स क्या होते हैं? जिम्मेदार होते हैं सेल के अंदर, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो दूसरा पार्ट है इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो है स्मूथ। स्मूथ में क्या होता है? एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं? इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं, मतलब एब्सेंस होते हैं, ठीक है। इसीलिए इनकी जो सतह होती है बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है, चिकनी होती है, ठीक है। इट इज़ कंटिन्यूस विथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े होते हैं, ठीक है। इट सीक्रेट्स लिपिड, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो लिपिड को सीक्रेट करते हैं, मतलब लिपिड एक फैटी सब्सटेंस होता है, ठीक है, उसका स्राव करते हैं, ठीक है। इट इज़ फाउंड इन ग्लाइकोजन। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो हमारे ग्लाइकोजन पार्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गए टाइप्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बताया। पहला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये ऐसा डायग्राम है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे कि आप देख रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इंटरकनेक्टिंग स्ट्रक्चर है, ये देखिए ये सब जुड़ी हुई है एक दूसरे से। और इन ट्यूब्स के ऊपर, मतलब इनके आउटर सरफेस पे जो ये ऐसे सर्कल्स या ब्लैक स्पॉट्स हैं, इनको राइबोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। इन राइबोसोम्स की वजह से ही ये जो इसकी सतह होती है वो रफ होती है, इसीलिए इसका नाम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रखा गया है। और इधर है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम ये है, यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, और ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, इंटरकनेक्टिंग स्ट्रक्चर होता है, ये सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो यहाँ राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसीलिए इसकी इसकी जो आउटर सरफेस होती है वो स्मूथ चिकनी होती है, इसलिए इसका नाम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रखा गया है। अब हम बात करेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस क्या होते हैं। तो पहला फंक्शन है, इट इज इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर वेरियस सब्सटेंसेस। मतलब ये हुआ कि ये कई पदार्थ, सब्सटेंस का मतलब होता है पदार्थ, मतलब ये कई पदार्थ के लिए इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह वर्क करता है, ठीक है। और इसका दूसरा फंक्शन है, इट इज़ हेल्पफुल इन प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब ये प्रोटीन की रचना करने में भी हेल्पफुल होता है। और तीसरा पॉइंट है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड। मतलब जो हार्मफुल यौगिक, मतलब जो हार्मफुल जो कंपाउंड होते हैं इनका डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ठीक है। तो ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक फंक्शन है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे लाइसोसोम्स के बारे में। लाइसोसोम्स क्या होते हैं? तो लाइसोसोम को हम सुसाइड बैग भी बोलते हैं, इसलिए क्योंकि जब हमारी बॉडी या सेल के अंदर बैक्टीरिया वायरस एंटर कर जाता है, ठीक है, और सेल अपने आप को जब रिपेयर करती है तो उस टाइम अगर सेल डैमेज हो जाती है तो लाइसोसोम क्या होता है, क्या कहते हैं, लाइसोसोम जो होता है वो उस सेल के लिए एज अ सुसाइड बैग काम करती है। मतलब सेल अपने आप में ही सुसाइड कर लेती है, मतलब अपने आप को ख़त्म कर लेती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो बैक्टीरिया वायरस होता है वो बढ़ नहीं पाता है, ठीक है, या अपना जो असर है वो ज़्यादा नहीं शो कर पाता है, और सेल जब ख़त्म हो जाती है तो वो बैक्टीरिया वायरस भी अपने आप ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम जो है सुसाइड बैग भी रखा गया है। लाइसोसोम की जो खोज की थी वो एक साइटोलॉजिस्ट थे, क्रिश्चियन जे ड्यूक। उन्होंने 1949 में लाइसोसोम की खोज की थी, ठीक है। द वर्ड लाइसोसोम हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स।
जो लाइसोसोम शब्द है वो भी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। तो पहला जो ग्रीक वर्ड है वो है लाइसिस, इसका मतलब होता है टू सेपरेट, मतलब अलग करना। और दूसरा वर्ड है सोमो, मतलब इसका होता है बॉडी, मतलब बॉडी से अलग करना। करेंगे लाइसोसोम के फंक्शंस क्या होते हैं। तो बेसिकली लाइसोसोम के 3 फंक्शन होते हैं। फर्स्ट है इट इज़ हेल्पफुल इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन, मतलब सेल का जो अंदरूनी पाचन जो होता है उसमें जो लाइसोसोम होता है वो मदद करता है। और एक एनालिसिस द सेल, इसका मतलब ये होता है कि सेल का जो विश्लेषण होता है वो भी लाइसोसोम के द्वारा किया जाता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है सिस्टमेटिक ग्रोथ एंड डेथ कैन बी मैनेज्ड बाय लाइसोसोमल एक्टिविटी, मतलब व्यवस्थित विकास और मृत्यु जो सेल की होती है, मतलब सेल का सही ढंग से बनना और एक फिक्स या सही समय पे उसका ख़त्म हो जाना सेल का। ठीक है। तो ये भी जो है मैनेज होता है लाइसोसोमल एक्टिविटी के द्वारा या लाइसोसोम्स के द्वारा। ठीक है। तो ये बेसिक फंक्शंस हैं लाइसोसोम के। ठीक है। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या है। न्यूक्लियस इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर्स लाइक न्यूक्लियर एनवेलप, क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोलस एक्सेट्रा। न्यूक्लियस जो है वो बना होता है न्यूक्लियर एनवेलप, क्रोमैटिन और न्यूक्लियोलस से मिलके। ठीक है। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है। न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है। तीसरा पॉइंट है न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन बोथ टाइप ऑफ सेल, बट इन यूकैरियोटिक सेल इट इज प्रेजेंट इन वेल डेवलप्ड कंडीशन। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस दोनों ही टाइप की सेल में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में। बट यूकैरियोटिक सेल में ये वेल डेवलप्ड कंडीशन में प्रेजेंट होता है, मतलब पूरी तरीके से बना होता है। न्यूक्लियस जो होता है पूरी तरीके से बना होता है। ठीक है। पूरी तरीके से विकसित होता है। बट प्रोकैरियोटिक सेल मतलब एक कोशिका में क्या होता है कि न्यूक्लियस पूरी तरीके से बना नहीं होता है। ठीक है। चौथा पॉइंट है न्यूक्लियस कंसिस्ट डबल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस जो होता है वो दो मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है, पहला एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है इसका, न्यूक्लियस कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल, मतलब न्यूक्लियस जो है वो अपने अंदर जेनेटिक मटेरियल उसमें पाया जाता है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल भी पाया जाता है। ठीक है। न्यूक्लियस के फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है। तो पहला इसका फंक्शन है इट कंटेन्स द सेल इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल द सेल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी सेल की इंफॉर्मेशन होती है वो न्यूक्लियस के अंदर होती है, न्यूक्लियस के अंदर मतलब प्रेजेंट होती है, इकट्ठा होती है। एंड कंट्रोल्स द सेल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, और न्यूक्लियस जो होता है वो सेल की ग्रोथ को भी कंट्रोल करता है। और सेल की रिप्रोडक्शन मतलब सेल जो 1 से 2, 2 से 3 या 3 से 4 जो बनती हैं, या हजारों लाखों जो सेल्स बनती है 1 से, ठीक है, तो उस चीज़ को भी कंट्रोल वो करता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है इट कंट्रोल्स ऑल सेलुलर एक्टिविटीज़, मतलब सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको भी जो न्यूक्लियस होता है उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। ठीक है। इट कंटेन्स डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, आरएनए और प्रोटीन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। आरएनए हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। आरएनए जो होता है वो प्रोटीन की रचना करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है। और जो डीएनए हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। डीएनए जो होता है वो क्रोमोसोम्स के प्रोडक्शन में मदद करता है। क्रोमोसोम्स मतलब जेनेटिक मटेरियल होता है, उसके प्रोडक्शन में डीएनए जो होता है वो हेल्प करता है। ठीक है। बात करेंगे कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है। तो ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इजी स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का। ठीक है। तो ये जो है न्यूक्लियस की एक्सटर्नल लेयर है, और ये वाली जो लेयर है ये इंटरनल लेयर है न्यूक्लियस की। ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो एक्सटर्नल लेयर पे जो बने हुए हैं ऐसे ऐसे ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स, इनको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स, मतलब पोर्स का मतलब होता है छेद, तो इनको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। और जो ये एक्सटर्नल लेयर है तो ये एक एनवलप टाइप का है, ये मतलब पूरा बंद होता है, तो इसको न्यूक्लियर एनवलप बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है ये वाला, ठीक है, ये जो आप खाली जगह देख रहे हो इसको हम क्रोमेटिन बोलते हैं। ठीक है। और ये जो न्यूक्लियस के मिड में प्रेजेंट होता है उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। तो ये है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। ठीक है। तो मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। तो अगर आपको फिर भी इसमें से कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन को लेके या किसी भी पॉइंट को लेके, तो आप मुझे इनबॉक्स में कमेंट करके या मैसेज करके बता सकते हैं कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो मैं उसको फिर से आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है। बाकी इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड करवा दूँगा, तो विद सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूँगा, तो आपको कहीं देखने की कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है, सॉल्यूशन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, तो आप उसी में से ही पढ़ लेना, समझ लेना।
बाकी अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मेरे से पूछिए, और बाकी साथ के साथ मुझे बताते जाइए कि कैसा आपको समझ में आ रहा है, आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, या और भी कोई पॉइंट है जो छूट गया है तो मैं उसको भी क्लियर करवाने की कोशिश करूँगा। अब मैं शायद आपको फार्माकोग्नोसी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगा, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो मेरी जो होगी वो फार्माकोग्नोसी का फर्स्ट चैप्टर को लेके होगी, तो आप लोग अलर्ट रहिए। तो मैं आपको 1 से 2 दिन के अंदर वो भी वीडियो आपके इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूँगा, तो आप उसको भी देखिए, पढ़िए, समझिए। बाकी उसके भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और जो नोट्स होंगे वो भी मैं प्रोवाइड करवा दूँगा। तो आप साथ ही साथ पढ़ते चले जाइए और मुझे बताते चले जाइए प्लीज़ कैसा लग रहा है आपको, समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।